अपने भारतवर्ष में जैन दर्शन का जो पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूशन है, विद्यालय है, कॉलेज है, वो एक एक कॉलेज एक एक अध्याय पर गोष्ठी करने वाले। जैसे शाश्वत पहली गोष्ठी शाश्वत धाम में जैन दर्शन पर 8वीं क्लास से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई जाती है, और शास्त्रीय विद्या सब गर्ल्स कॉलेज है। वहां पर मैंने जब क्लास ली थी 85 से 90 लड़कियां थी उस समय। तो वो शाश्वत धाम की लड़कियां जो है 8वीं से लेकर कॉलेज तक की, उनकी गोष्ठी होगी, वह पूरा उनका कार्यक्रम होगा। दूसरे दिन अलग अलग जगह के 10 जगह के 10 अध्याय पर गोष्ठी होगी। हमारे को भी पहले दिन 26 तारीख को जैसे प्री संध्या के रूप में हम अपनी गोष्ठी करेंगे, और हमने कैसे विषय बिठाया है कि हमारा 9 अक्टूबर से तत्वार सूत्र का स्वाध्याय चल रहा है, और हम स्वाध्याय करते करते 10वें सूत्र पर आ गए हैं। और 10वें सूत्र के जो संसारिणो मुक्ताश है, उसमें संसारी शब्द में पूज्यपाद स्वामी ने संसारी के पुद्गल के 5 परावर्तन का वर्णन किया है। तो हमारी गोष्ठी का नाम तो पंच परावर्तन ही रहेगा। हम उसको पंच परावर्तन की गोष्ठी करेंगे। और हमें कोई भी जब गोष्ठी होती है तो उस गोष्ठी के अंदर एक होता है अध्यक्ष, जो कि पूरा गोष्ठी जब तक अध्यक्ष की स्थापना नहीं होती है तब तक उसके बिना गोष्ठी चालू नहीं हो सकती। एक होता है गोष्ठी का संचालक, संचालक के साथ में सहसंचालक, दोनों मिलकर गोष्ठी के सारे कार्यक्रम को पूरा करते हैं। अध्यक्ष को बुलाने से और फिर गोष्ठी का विसर्जन करने तक सारे संचालक और सहसंचालक का कार्य होता है। हर एक गोष्ठी के अंदर एक अध्यक्ष होता है और एक विशेषज्ञ होते हैं। बाकी हर एक गोष्ठी में मंगलाचरण करने की भी बिल्कुल प्रथा है। तो 2 या 3 लोग मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद में वक्ता को बुलाया जाता विषय के अनुसार, और एक एक विषय पर एक एक वक्ता बोलता है। कई बार ऐसा होता है कि एक वक्ता बोल लेता है, उसके बाद में 2 मिनट का टाइम श्रोता को दिया जाता है कि 1 या 2 प्रश्न करे। इससे ज्यादा प्रश्न करने का अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि समय का भी ध्यान देना पड़ता है। अधिक से अधिक 2 प्रश्न लिए जाते हैं, और इसके अधिक से ज्यादा प्रश्न है तो संचालक जो होता है वो इंटरप्ट करते कि समय के देखते हुए अब जो प्रश्न बाद में लिए जाएंगे, मतलब या उसका बाद में समाधान किया जाएगा। कई बार अगर कोई प्रश्न नहीं हो तो वक्ता के वक्तव्य के बाद में जो विशेषज्ञ विद्वान होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, वे भी प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न करने का प्रयोजन ये नहीं रहता है कि वक्ता का परीक्षा करें, बल्कि वक्ता ने जो कहा है उसको ही स्पष्ट करने के लिए अन्य श्रोताओं को, जो उस समय वक्ता नहीं है, इसलिए प्रश्न किए जाते हैं। जैसे अगर मान लो मैं आपसे कभी पूछूं कि परावर्तन कितने होते हैं, तो आपको ये नहीं कहना है कि मतलब क्यों पूछ रहे हैं पंडित जी साहब, वो इसलिए पूछ रहे हैं कि लोगों को पक्का कराने के लिए श्रोता के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से चलता है। और अंत में जब सभी वक्ताओं का वक्तव्य पूरा हो जाता है, तब विशेषज्ञ विद्वान 2-4 अपनी बात बताता है। अंत में अध्यक्ष जो है सभी वक्ताओं ने कैसे बोला, उन्होंने क्या वास्तव में देखा जाए तो अध्यक्ष का रोल क्या होता है कि हर एक व्यक्ति जो वक्ता ने बोला उसमें कमी क्या थी। उसने समय की पाबंदी की, उसने शीघ्र गति से बोलने में उसकी गति अधिक थी, उसने विषय का अतिक्रमण किया, या कोई सैद्धांतिक बात उसने अलग बताई है। तो अध्यक्ष बड़े ही सरल शब्दों में, ये उसकी कुशलता होती है कि वो बताता है और वक्ता को उस समय गाइड करता है। और इसके बाद में अध्यक्ष की परमिशन से संचालक महोदय जो होते हैं, जैसे अपने यहाँ पर तो वैभव जी और रश्मि जी है, तो परमिशन लेकर उस गोष्ठी का समापन होगा। इस तरह से गोष्ठी होती है। गोष्ठी 1.5 घंटा करीबन अपने को मिलेगा, लेकिन उसके पहले अपने को ये भी है कि उस दिन जैसे अपने रोज के अपने स्वाध्याय होते हैं 7:30 से 8:15, और उसके बाद में गोष्ठी शुरू होगी। तो वो पूरा का पूरा समय अपने पास में उपलब्ध है। और मैं यहाँ पर रुकता हूँ। अब आप लोग जैसा बताएंगे करेंगे, मैं अपने जो भी विचार होंगे मैं आपको बताता चलूंगा। जी वैभव जी और रश्मि जी मैं आपको देता हूँ दोनों। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी साहब। और अब हम हमारा कार्यक्रम यहाँ से चालू करेंगे प्रैक्टिस का। तो उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि कमलेश जी आप अपना, बाकी सभी लोग अपना माइक को अनम्यूट कर दें। मैं वैसे यहाँ से कर लूंगा,
और कमलेश जी आप अपना माइक को अनम्यूट रखें, और जब मैं बोलूंगा कि हम मंगलाचरण करने के लिए मैं कमलेश जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, वो उस वक्त 1-2 मिनट का म्यूजिक चलेगा और उस म्यूजिक के बाद में आपको मंगलाचरण करना है। कमलेश जी आप अपना माइक को अनम्यूट रखें, बाकी सभी अपना माइक को म्यूट कर लें। तो देखना। जी बिल्कुल ठीक है, हो गया कमलेश जी। आपको आवाज आ रही है कमलेश जी मेरी? हाँ आ रही है। बिल्कुल ठीक है। जय जिनेन्द्र। ओमान से मैं वैभव जावरिया आप सभी सहधर्मी भाई बहनों का इस मंच पर, जहां हम तत्वार्थ सूत्र की गोष्ठी के पहले पूर्व संध्या का को मनाएंगे, उस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम हम मंगलाचरण कर मंच की स्थापना करेंगे और उसके लिए मैं मंच पर कमलेश जी को आमंत्रित करता हूं। कमलेश जी अब आप यहां से बोलेंगे। आपको आवाज आ रही है कमलेश जी मेरी? वैभव जी हुआ ही नहीं है, चालू नहीं हुआ है। नहीं हुआ, एक मिनट। नहीं 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 नहीं, चालू ही नहीं। आपको मेरा स्क्रीन नहीं दिखा? नहीं नहीं, अच्छा हमको स्क्रीन दिख रहा है हमको। एक मिनट। मंगलाचरण बोलना है मुझे? हाँ, जब म्यूजिक चलेगा अभी यहाँ पे, जब म्यूजिक बंद हो जाएगा आपको उसके बाद बोलना है कमलेश जी, है ना? मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। इनकी क्लिप आ गई है वैसे ऑडियो की। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हाँ, और आवाज अगर नहीं आए म्यूजिक की तो आप मुझे बताइएगा। हाँ, अभी तक तो नहीं आई। आया म्यूजिक आपको? नहीं नहीं आई। अच्छा नहीं आई। एक मिनट। वैभव जी बाजू में एक मोबाइल चालू करके रख दीजिए, आपको भी अब पता चलेगा स्क्रीन शेयर हो रही नहीं हो रही। हाँ एक मिनट। हाँ अभी आएगा, अब आप देखिए। हाँ कमलेश जी रेडी रहिए। श्रीमदुमा स्वामी विरचित मोक्षशास्त्र तत्वार्थसूत्रम्। कमलेश जी बोलिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां
जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम इस मंच पर इकट्ठे हुए हैं तत्वार्थ सूत्र की गोष्ठी की पूर्व संध्या पर, और इस गोष्ठी की मुख्य खासियत है कि आज हमारा श्रोता ही वक्ता है। अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व के वशीभूत होता हुआ राग द्वेष का ही व्यापार करता है, और इस गोष्ठी के आधार पर आज हम इस मंच पर पंच परावर्तन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम द्रव्य परावर्तन, काल परावर्तन, नरक देव भव परावर्तन, त्रियंच मनुष्य भव परावर्तन तथा भाव परावर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे सबसे पहले मैं इस मंच पर हमारे आज के अतिथि डॉक्टर श्री सुरभि जी जैन को आमंत्रित करता हूं, और उनके स्वागत के लिए विनोद जी जैन को मंच पर आमंत्रित करता हूं। विनोद जी जैन साहब। मधु जी, आपका माइक अनम्यूट है, अनम्यूट कीजिए, म्यूट पे है। यहाँ वैभव जी हम वो स्वागत का बताएंगे कार्ड जैसा। हाँ, क्या यहाँ पे करेंगे? जब विनोद जी भाई साहब आएंगे उस समय हम स्वागत का एक प्रेजेंटेशन हम बनाएंगे, वो डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे। बिल्कुल, अभी वो तैयार नहीं है, तैयार हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में हम उसको डिस्प्ले करेंगे। विनोद जी भाई साहब। ठीक है, फिर आप आगे सेकेंड। ओके, तो विनोद जी भाई साहब, आपको जो है हम यहाँ पर डॉक्टर सुरभि जी जैन का परिचय बताएंगे, और आपको फिर वो यहाँ पे उनका स्वागत करना है जी। अब आपको मैं ये विदित कराना चाहता हूँ कि मैं वैभव जावरिया इस कार्यक्रम में संचालक के रूप में हूँ, और मेरे साथ सह संचालक के रूप में रश्मि जी पतंगिया मेरा साथ देंगी। और मैं बड़े ही हर्ष के साथ आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि ऑनलाइन सम्मति स्वाध्याय मंदिर घाटकोपर मुंबई ने पिछले 48 दिनों से सभी सदस्यों ने पंडित जी श्री जेपी दोषी साहब के सानिध्य में इस विषय पर स्वाध्याय किया है, गहरा अध्ययन किया है, और पंडित जी साहब के समझाने की जो शैली है वह बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने हमें चार्ट से, डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से बहुत ही सूक्ष्म तरीके से विषय के बारे में बताया है। इसके लिए पंडित जी साहब की बहुत बहुत अनुमोदना। और अब मैं कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए हमारे कार्यक्रम की मंगलाचरण के लिए सुशीला बहन और जिग्ना जी को, मंजू जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। सुशीला बहन और मंजू जी मंच पर आए और मंगलाचरण से कार्यक्रम को आगे लेके जाएं। मंगलाचरण दरअसल अभी अपन ने निकाले नहीं है। कौन हाँ। से एग्जैक्टली पंडित जी से करवा की गोमट सार का, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का, दरअसल वो फिर बोलना भी आना चाहिए, तो ये हम क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे। और कौन सा देना है पंडित जी साहब, मंगलाचरण गोमट सार का, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का या मूलाचार का? तो आपका म्यूट है पंडित जी साहब। पंडित साहब आपका म्यूट है। और स्मिता जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हमारा जो भी पॉइंट्स जो पेंडिंग है और हमको कवर करने हैं, आप उसका नोट बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दें। जैसे मेरे लिए एक काम पेंडिंग है कि मुझे
जो हमारे अध्यक्ष है उनका एक वो डिस्प्ले करना है स्वागत के समय, तो वो मेरे नाम के आगे पेंडिंग हो जाएगा। इसी तरह से मंगलाचरण का है तो वो पंडित जी साहब और बाकी सदस्यों को फाइनल करना है। तो एक हमारी लिस्ट तैयार हो जाएगी कि हमारे पेंडिंग काम क्या है जो हमें नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में कवर करके लाने हैं। ठीक है जी, आप वो लिस्ट तैयार कर ले साथ साथ में नोट्स ठीक है। बना के। हाँ ठीक है ठीक जी पंडित जी साहब, मंगलाचरण के लिए। हाँ, मंगलाचरण के लिए मैं एक 12 भावना की 112 भावना है, उसमें जिस संसार भावना में पंच परावर्तन का और वैराग्य की बात आई है, हम उसको भी मंगलाचरण में ले सकते हैं क्योंकि वो हिंदी भाषा में होगा। इसके बिल्कुल। अलावा सर्वार्थ सिद्धि और कार्तिक अनुप्रेक्षा मूलाचार के में प्राकृत भाषा में जो है, हो सकता है कि बोलने में कठिन लगे, तो हमारे पास में अभी ये अच्छा चांस है कि 12 भावनाओं में से जो संसार भावना में की जो वर्णन है, 100 भावना एक किताब में है, मैं उसको आपको पोस्ट कर दूंगा। अपने हिसाब से उसको चयन करना, मैं भी अपने में जो अच्छे अच्छे लगेंगे वो भी उस ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, मैं भी करूंगा। पंडित जी लेकिन साहब आप पर्टिकुलर कर दीजिए कि ये ठीक 2% को ये बोलना है, तो फिर वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, मैं सेलेक्ट करके बता दूंगा, फिर आप उसमें से पर्सन के नाम देने में 10 मंगलाचरण निकाल दूंगा, जो भी आपको अच्छे लगे वो ये मैं आपको कल तक कर दे दूंगा, बिल्कुल मिल जाएंगे आपको। और मैं कोशिश यही करूंगा कि हिंदी भाषा में बोले, ताकि हमको बोलने में अच्छा रहे। मतलब प्राकृत में बोल सकते वो भी बताएंगे, अगर किसी ने याद कर लिया या ऑलरेडी याद है तब तो बहुत अच्छा रहेगा। प्राकृत में बोलना चाहिए, बिल्कुल वही सही है, लेकिन अगर नहीं है तो मैंने हिंदी को भी सेलेक्ट कर लेंगे, तो मैं दोनों चॉइस आपको दे दूंगा। ये मेरे ऊपर एक्शन आइटम है, आप नोट कर लीजिए। और इसके एंड डेट जो है कल है, टारगेट डेट बाय टुमारो इट हैज टू बी लिक्विडेटेड। एक्शन ट्रैकिंग सिस्टम है, ATS एक्शन ट्रैकिंग सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी साहब की यही जो तरीका है ना, वो बहुत ही अद्भुत और अच्छा है। हम सभी को लाइन पे लगा के रखेंगे। अच्छा मुकेश जी भाई साहब, मेरे से थोड़ा सा एक चूक हो गया है। विनोद जी भाई साहब जब स्वागत करेंगे मुख्य अतिथि का हमारा, उसके बाद में आपको मैं आमंत्रित करूंगा मंच पे पंडित जी साहब के स्वागत के लिए। तो एक बार आप अगर रेडी है तो आप एक बार वो प्रैक्टिस में कर लें अभी, अगर आपके पास रेडी है प्लीज। आप मुकेश जी जैन भाई साहब आपका अनम्यूट कीजिए। लिखा हुआ नहीं है, मैं कल लिख लूंगा। जी जी। तो स्मिता जी, मुकेश जी भाई साहब के नाम के आगे पंडित जी का जो है स्वागत के लिए उनको रेडी करना है। स्वागत के लिए हमारे को कितना टाइम में क्या बोलना पड़ेगा? आपको जो है करीबन 1 मिनट का टाइम रहेगा। 1 मिनट में आपको कवर करना है ब्रीफली। ठीक, 1 मिनट के अंदर स्वागत करने का है, और वो भी पंडित साहब का। आप भी बहुत समय बहुत कम दे, समय तो आप कम से कम दो। समय इतना ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा, नहीं तो फिर बाकी वक्ता लोग नाराज हो जाएंगे। ठीक है ठीक है ओके। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे लेके जाता हूं, और अब मैं मंच पर श्रीमती रश्मि जी पतंगिया को आमंत्रित करूंगा, जो सर्वप्रथम हमें यह बताएंगे कि ऑनलाइन संबंधी स्वाध्याय ग्रुप का क्या कैसे शुरू हुआ और क्या उसकी महिमा है। और उसके बाद में रश्मि जी हमें यह भी बताएंगी कि पंच परावर्तन का सामान्य रूप क्या है। रश्मि जी पतंगिया। कल करती हूँ, लेकिन ये दोनों मंगलाचरण हो गया, संगमति मंडल का रख के तुरंत पंच परावर्तन का स्टार्ट ही कर देना है, क्योंकि यहाँ पर सुरभि जी का परिचय और पंडित जी के बारे में वो पहले हो चुका होगा क्या? हाँ, सुरभि जी का जो स्वागत करेंगे उसी समय सुरभि जी के बारे में बता देना है। वो बहुत छोटा, ज्यादा नहीं होता है, ज्यादा परिचय नहीं होता गोष्ठी के अंदर। 1 या 2 मिनट, जो सुरभि जी का भी 2 मिनट से ज्यादा नहीं है, और ज्यादा पर्सनल के बजाय पर उनके जो स्वाध्याय, उनकी क्वालिफिकेशन और रुचि रखते हैं। और यही बोल के कि अभी जो अधिक समय नहीं लेते हुए सुरभि जी को, मतलब अध्यक्ष को मैं सभा पर मंच पर स्थापित करते हैं। आप लोग सब तालियां बजाइए, मतलब जितना कम से कम परिचय देना है यहाँ पर। परिचय में 1 या 2 मिनट हर एक का। उनको बस ये है कि कोई भी सभा अध्यक्ष के स्थापना के बिना नहीं होती है,
तो आपने उनको बिठाया, उसके बाद में आपने जो है विशेषज्ञों को बिठाया, उसके बाद में सभी सम्माननीय वरिष्ठ को बिठाकर सभी श्रोता को अपना स्थान ग्रहण करके वक्ता के नाम जरूर बता देंगे उस समय जब इनको सबकी स्थापना करने बोले कि आज की गोष्ठी में ये हमारे वक्ता है और ये उनके विषय है। और उसके बाद में बोलने के बाद में वैभव जी फिर आप रश्मि जी को हैंड ओवर करेंगे। मतलब आज की गोष्ठी के कौन कौन वक्ता है वो आप बता सकते, मतलब कोई भी बोल सकता है, आप भी बोल सकते हैं, रश्मि जी बोल सकते हैं, लेकिन रश्मि जी चूंकि स्वरूप बोल रही है तो आप वक्ता के नाम बोल देंगे कि आज की गोष्ठी में जो है 10 वक्ता हैं और एक एक का विषय है कि सामान्य स्वरूप पर बताएंगे, उसके बाद में पुद्गल परावर्तन, नो कर्म परावर्तन, जो भी विषय की अपनी लिस्ट है उस हिसाब से बोलने का। ठीक है, मेरा वो कल मैं रेडी कर लूंगी, वो सन्मति मंडल का और वो परावर्तन का रेडी है, तो वो कल एक साथ पूरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ रश्मि जी की अनुमोदना करें। अब हम हमारे कार्यक्रम को, वैभव जी की तालियां ज्यादा अच्छी थी, वैभव जी की तालियां हमारी फीकी पड़ गई उसके सामने, क्यों वैभव जी आपकी अच्छी रहेगी। चलिए सॉरी। अब हम हमारे कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे और अब हम ये जानेंगे कि नौ कर्म द्रव्य परावर्तन क्या है, और उसके लिए मैं ममता जी पतंगिया को मंच पर आमंत्रित करता हूं। ममता जी पतंगिया। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप अपना सीरियल नंबर देख लें कि किसके नाम के बाद आपका टर्न आने वाला है। उस वक्त आप अपना माइक अनम्यूट करके रेडी रहेंगे प्रोग्राम के दिन, क्योंकि मैं बाकी सबका माइक को म्यूट करूंगा इधर से, और अनम्यूट आपको अपने नंबर के हिसाब से करके रेडी रहना है। जी ममता जी। हाँ, मुझे बताना पड़ के? हाँ बिल्कुल। चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नहीं लगारा। छठ आना का स्वाध्याय कराते हुए हमारे गुरुजी श्री जेपी दोषी जी ने 5वीं ढाल में संसार भावना की व्याख्या करते हुए 5 परावर्तन की बहुत ही सूक्ष्म व्याख्या हमारे समक्ष की। उस व्यापक विषय को पंडित जी ने जिस तरह हमारे समक्ष सरल बनाकर प्रस्तुत किया, उसकी जो भी छोटी सी बूंद मेरे ज्ञान में मैं आत्मसात कर पाई हूँ, वह मैं आप सभी के समक्ष व्यक्त करना चाहूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आज की श्रोता गोष्ठी का विषय है पंच परावर्तन। पंच परावर्तन में प्रथम परावर्तन है द्रव्य परावर्तन, जिसका दूसरा नाम है पुद्गल परावर्तन। इस 3 लोक में ऐसा कोई पुद्गल परमाणु नहीं मिलेगा जिसके साथ हमारा संपर्क न हुआ हो, जिन पुद्गलों से हमारा कोई संबंध न रहा हो, जिन पुद्गलों को हमने ग्रहण किया, वही पुद्गल दोबारा छोड़ने के बाद ग्रहण करने में आएंगे तो एक साइकिल या चक्र पूरा होता है और उसे द्रव्य परावर्तन या पुद्गल परावर्तन कहते हैं। ये पुद्गल परावर्तन 2 प्रकार का होता है। पहला नो कर्म पुद्गल परावर्तन और दूसरा कर्म द्रव्य पुद्गल परावर्तन। नो कर्म पुद्गल परावर्तन, नो कर्म पुद्गल परावर्तन का उल्लेख करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में बताया है कि जन्म के प्रथम अंतर्मूर्त में, अर्थात जन्म के पहले समय में 3 शरीर, औदारिक, वैक्रयिक और आहारक, और 6 पर्याप्तियों के योग्य जिन पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण किया, उस शरीर में जो भी पुद्गल परमाणु जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाली योग्यता वाले थे, उतने ही स्पर्श, रस, गंध, वर्ण की योग्यता वाले परमाणु दोबारा प्राप्त हो जाएं तो एक नो कर्म पुद्गल परावर्तन पूरा होता है। इन पुद्गल परमाणु को ग्रहण करना व छोड़ना स्वतः होता है। यह एक ऑटोमेटिक व्यवस्था है। संसारिणो मुक्ताश्च सूत्र की व्याख्या करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि यह परावर्तन पूरा करने में जीव को कितना काल लग जाता होगा। पुद्गल परावर्तन के संदर्भ में
पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के पृष्ठ क्रमांक 63 की दूसरी लाइन में लिखा है कि पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा है कि उस पुद्गल परावर्तन के अनंत हिस्से करें, उसके अनंतवें भाग में भी अनंत सागर बीत जाते हैं तो एक पुद्गल परावर्तन पूरा होता है। आगे कर्म द्रव्य परावर्तन के बारे में अगली वक्ता बहन आपको बताएंगी, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि ये परावर्तन की चर्चा परावर्तन पूरा करने के लिए नहीं बल्कि परावर्तन मिटाने के लिए है, क्योंकि हमारी दृष्टि जिन पुद्गलों की ओर आकर्षित होती है और जिन पुद्गलों के प्रति घृणा करती है, उन पुद्गलों को तो इस जीव ने अनंत प्रहार ग्रहण करके छोड़ा है। इसकी विस्तार से जब चर्चा की गई तो यह आया है कि संपूर्ण लोकाकाश में जितने पुद्गल परमाणु हैं उनको ग्रहण करके छोड़ दें, तब फिर से उनका ग्रहण होता है, तब परावर्तन पूरा होता है। जीव ने अभी तक नहीं प्राप्त किया है तो वह है अपना निज स्वभाव। अंत में इन पंक्तियों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कर्म के अवरोध से नो कर्मों का अवरोध हो, नो कर्मों के अवरोध से संसार का अवरोध हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र ममता जी पतंगिया। और ममता जी पतंगिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया है कि किस प्रकार कर्म परावर्तन बनते हैं और जीव को कितना समय लगता है संपूर्ण लोकाकाश में पुद्गल को इस कर्म परावर्तन को पूरा करने में। और अब इसी के साथ ममता जी के बहुत बहुत अनुमोदना करते हुए सब एक बार बहुत तालियां बजाएं। अब हम हमारे कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए विभाजी बंडी से यह समझेंगे कि किस प्रकार कर्म द्रव्य परावर्तन होता है और उसको किस प्रकार हमें समझना है। विभाजी बंडी सूरत से। आदरणीय अतिथिगण, जय जिनेंद्र। अभी ममता जी ने नौ कर्म परावर्तन के बारे में बताया। अब मैं द्रव्य परावर्तन के ही दूसरे भाग कर्म द्रव्य परावर्तन के बारे में बताना चाहती हूँ। यह संसार असार है, लेश ने इसमें सार, भटका जीव अनादि से पाया दुख अपार। संसार दुख का कारण है, यहाँ प्रति क्षण कर्मों का बंध होता रहता है। कर्म बंध के 5 कारण हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। कषाय और योग की वजह से संसारी मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञानावरणादि 7 कर्मों के योग्य पुद्गल स्कंधों को प्रति एक समय प्रबद्ध ग्रहण करता है और अबाध काल बीत जाने पर निर्जरित करता है। इस तरह अनंत बार नए कर्म रूप पुद्गल स्कंधों को ग्रहण करता है, छोड़ता है, फिर अनंत बार नए पुराने कर्म रूप स्कंधों को ग्रहण करता है, छोड़ता है, अनंत बार पुराने कर्म रूप पुद्गल स्कंध को ग्रहण करता है, छोड़ता है। इस तरह परावर्तन चलता रहता है। उसके बाद उसी तरह नए नए पुराने और पुराने कर्म पुद्गल स्कंध उसी रूप, रंग, गंध, स्पर्श आदि भावों को लेकर वैसे ही कर्म रूप परिणित हो, तब एक कर्म द्रव्य पुद्गल परावर्तन पूरा होता है। इसे हम एटीएम के एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जो कि हमें पंडित जी साहब ने बड़े सुंदर और सरल तरीके से समझाया है। एक व्यक्ति ने एटीएम से 10,000 रुपए निकाले। ये सभी नोट नए थे और उसमें से सभी नोट खर्च कर दिए। उसके बाद उसने वापस 10,000 रुपए निकाले। ये नोट कुछ नए कुछ पुराने थे, वे भी खर्च कर दिए। उसके बाद वापस 10,000 रुपए निकाले, ये सभी नोट पुराने थे। ऐसा उसने अनंतों बार किया। इसमें कई बार नए पुराने मिक्स सभी तरह के नोट आते गए और खर्च होते गए। जब 10,000 रुपए उसी रूप में जो सबसे पहले निकाले थे, वही नोट, वही नंबर, वही सीक्वेंस में उसी एटीएम से निकलेंगे, तब जाकर एक राउंड पूरा होता है। इस प्रकार संसार में
कर्मों का चक्र चलता रहता है और परावर्तन होता रहता है। इसलिए हमें सम्यक दर्शन प्राप्त कर वैराग्य धारण करना चाहिए ताकि हमारा यह परावर्तन रुक सके। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया है कि कर्म परावर्तन के 5 कारण क्या हैं और किस प्रकार पुद्गल अपने पुराने कर्मों को ग्रहण करता है और छोड़ता है और फिर से ग्रहण करता है और छोड़ता है। और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एटीएम का उदाहरण दिया है। उसके लिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजा के विभा जी बंडी की अनुमोदना करें। अब हम हमारे कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे और कर्म परावर्तन के बाद अब हम स्व क्षेत्र परावर्तन के बारे में जानेंगे और उसके लिए मैं वैशाली जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वैशाली जी। सुनीता भाभी भी बोलेंगे। भाभी रश्मि भाभी, सुनीता भाभी। रश्मि जी आपका माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ हाँ, बोलना दरअसल दोनों को रेडी करवाया है, तो आप दोनों का रेडी है क्या? हाँ तो बोलिए आप। हाँ, तो सुनीता भाभी बोल लेंगे पहले। हाँ लेकिन बोलिए आप। हाँ सुनीता भाभी आप बोल लीजिए। मैं बोलूं? हाँ बोलो सुनीता। तो हाँ बोलिए। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। जैसे कि अभी आपको ममता दीदी और विभा दीदी ने द्रव्य परावर्तन के बारे में बताया, अब मैं आपको क्षेत्र परावर्तन के बारे में बताना चाहूंगी। लोकाकाश के 343 घन राज्यों में सभी जीव अनेक प्रकार अनेक बार जन्म ले चुके और मर चुके हैं। एक भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ ये जीव उत्पन्न न हुआ हो। क्षेत्र परावर्तन भी 2 प्रकार का होता है, स्वक्षेत्र परावर्तन और परक्षेत्र परावर्तन। स्वक्षेत्र परावर्तन में जीव की अवगाहना को आधार बनाया गया है। एक सूक्ष्म निगोदिया जीव जिसके शरीर की अवगाहना को घना अंगुल का असंख्यत्व भाग है, उस अवगाहना को लेकर उत्पन्न हुआ और मरण किया। फिर उसने शरीर की अवगाहना में एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए स्वयंभू रमण समुद्र के महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना को धारण करता है। इस प्रकार छोटी अवगाहना से लेकर बड़ी अवगाहना पर्यंत सब अवगाहनों को धारण करने में जितना काल लगता है उसे स्वक्षेत्र परावर्तन कहते हैं। इसमें विशेष जानने योग्य बात यह है कि यदि कोई जीव इन अवगाहना को धारण करते समय क्रम से प्रदेशों को बढ़ाते हुए धारण नहीं करता है, अर्थात अवगाहना में प्रदेशों की संख्या में कमी या वृद्धि होती है, तो वह क्षेत्र परावर्तन में नहीं गिनी जाती है। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। और सुनीता जी ने बहुत ही बखूबी से हमें ये बताया है कि जीव की अवगाहना का आधार बनाया, जीव को अवगाहना की आधार बनाया गया है और छोटी अवगाहना से बड़ी अवगाहना के बारे में उन्होंने बताया और उसके लिए उनकी बहुत बहुत अनुमोदना। एक बार ताली बजा दो। अब हम लोगों ने क्षेत्र परावर्तन के बारे में समझा, स्वक्षेत्र परावर्तन के बारे में समझा और अब हम आगे कार्यक्रम को ले जाएंगे और मैं स्मिता जी जैन से आग्रह करूंगा कि वो पर क्षेत्र परावर्तन के बारे में हमें बताएं। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं क्षेत्र परावर्तन के 2 भेद होते हैं, स्वक्षेत्र परावर्तन और पर क्षेत्र परावर्तन। अभी सुनीता जी ने स्वक्षेत्र परावर्तन को समझाया, मैं पर क्षेत्र परावर्तन को बताती हूँ। इस लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं। क्षेत्र को नापने की इकाई को हम प्रदेश कहते हैं। जैसे सबसे छोटी यूनिट मतलब एक प्रदेश, एक परमाणु जितना स्थान ग्रहण करता है उसे हम एक प्रदेश कहलाता है। कोई इसमें आधार हम सूक्ष्म निगोदिया जीव को बनाएंगे, तो कोई अब जगत में अवगाहना का धारक सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त जीव लोक के अष्ट मध्य प्रदेशों को अपने शरीर के अष्ट मध्य प्रदेश बनाकर उत्पन्न हुआ
बाद में वही जीव उसी रूप में उसी स्थान से दूसरी बार तीसरी बार भी उत्पन्न हुआ। इसी तरह घना अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण जगन्य अवधारणा के जितने प्रदेश हैं उतनी बार उसी स्थान पर क्रम से उत्पन्न हुआ और श्वास के 18वें भाग प्रमाण शूद्र आयु को भोग भोग कर मरण को प्राप्त हुआ। एक एक प्रदेश के अधिक क्रम से अनुक्रम से जितने काल में संपूर्ण लोक को अपना जन्म क्षेत्र बना ले उतने काल समुदाय को परक्षेत्र परावर्तन कहते हैं। इसमें ध्यान रखने वाला यही बात है कि एक एक क्रम उसका एक एक प्रदेश ही बनना चाहिए, नहीं तो वो उसे गिना नहीं जाएगा। इसको हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि बच्चे ने मतलब एक रूम में हम सेंट्रल लाइन को वो बनाकर उसमें लाइन खींच दें और नंबर डाल दें 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उस बालक को यदि हम कहते हैं कि 1 नंबर पे उसने डाला एक उछाली बाल, फिर दूसरे नंबर पे डालनी है हमें, लेकिन वो कई बार ट्राई करेगा, कभी 10 नंबर पे जाएगी, कभी 8 नंबर पे जाएगी। कई बार ट्राई करने पर भी बहुत 2 बार 2 नंबर पे आएगा, फिर 3 नंबर पर आएगा, मतलब उसकी कितनी बार गिरेगी, इस तरह से कई बार उछालने पर भी वो क्रम बहुत मुश्किल है। उसी तरह से हमारा क्षेत्र परावर्तन भी ऐसे क्रम में होता रहता है। स्वक्षेत्र और परक्षेत्र परावर्तन के काल को जोड़कर एक क्षेत्र परावर्तन का काल होता है। सर्वत्र जगत क्षेत्रे देशो न हस्ति जंतुना अक्षुणः अवगाहने बहुसा ब्रह्म। तात्पर्य यह है कि सब लोग क्षेत्र में ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है जहाँ ये एक अवधारणा के साथ में क्रम से नहीं उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इस जीव ने क्षेत्र संसार में अनेक प्रकार से परिभ्रमण किया है। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी, और आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं हो पाया। आज मैंने अभी पंडित जी का उदाहरण समझा है वहाँ तत्वार सूत्र में, तो थोड़ा ट्राई किया, पता नहीं पूछते हैं पंडित जी से कि कैसा है। नहीं कोई बात नहीं स्मिता जी। देखिए सभी लोग फर्स्ट रिहर्सल कर रहे हैं और हमें यही ध्यान रखना है कि हम सभी एक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और प्रयास करते हुए हमें जो भी हमारे को उसमें और सुधार करना है हम करते रहें। तो बहुत ही अच्छा बोला है आपने, और इसमें जो भी आपको लगता है कहीं जरूरत है तो आप प्रैक्टिस कीजिए। हम वापस से सेकंड सेशन करेंगे प्रैक्टिस का, और बहुत ही अच्छा बोला है आपने। और जो आपने क्षेत्र परावर्तन की यूनिट के बारे में समझाया, और जो आपने एग्जाम्पल दिया एक बालक का, जिसे दीवार पे हमने 1 2 3 4 5 10 तक गिनती कमरे के फ्लोर पर को लगाने के लिए बोला, वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और बहुत ही क्लैरिटी से हमें समझ में आया क्षेत्र परावर्तन के बारे में, और उसके लिए आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजाकर स्मिता जी की अनुमोदना करें। अब हम हमारे कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। अब तक हमने जो समझा है वह यह है कि 9 कर्म द्रव्य परावर्तन के बारे में हमने समझा, और स्वक्षेत्र और परक्षेत्र परावर्तन के बारे में समझा। लेकिन ये एक अधूरी चीज है जब तक कि हम काल परावर्तन के बारे में न जाने, और उसके लिए मैं मंच पर आशा बहन तलाटी जी को आमंत्रित करता हूं, जो बड़ौदा से जूम पर हमारे साथ ज्वाइन हुई हैं। आशा बहन तलाटी जी। जय जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। आदरणीय विद्वत गण एवं साधर्मी भाई सभा में जितने भी उपस्थित थे उन सबको मेरा जय जिनेन्द्र। हमारे गुरुजी ने छरडाला के स्वाध्याय कराते हुए जो भी कुछ हमें समझाया, उसी कारण में साहस करके कुछ बोलने का काल परिवर्तन के बारे में प्रयास कर रही हूँ। दुखमय निरर्थक मलिन जो संपूर्ण तनिस्सार है, जगजालमय गति चार में संसरण ही संसार है। ब्रह्म रोग वश भव भ्रमण में संसार का आधार है, संयोग जाचित वृत्तियां ही वस्तुतः संसार है। इस आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सिद्ध ग्रंथ में के अध्याय दूसरे में 10वें सूत्र में
संसारिणो मुक्ताश्च कहकर लिखा और उसमें जीव के दो स्वरूप भेद बताए, संसारी व मुक्त। संसार भावना के अंतर्गत भी आचार्य कार्तिकेय जी ने कार्तिकेय अनुपेक्षा में संसार परिवर्तन का वर्णन किया है। इस प्रकार से जो हमने पंच परावर्तन का स्वरूप जाना, उसमें आपने आगे द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन का स्वरूप समझा। अब मैं आपको थोड़ा बहुत काल परावर्तन के विषय में बताती हूँ। काल शब्द वैसे लौकिक जीवन में बहुत उपयोग प्रयोग करते हैं। कहीं पर बोलते हैं काल लब्धि आ गई, तो कभी बोलते हैं उसका काल आया था, कभी बोलते हैं कि ऐसा ही होना था, उसका वो काल के ग्रास हो गया। परंतु जैन धर्म में जो षड द्रव्य है उसमें भी काल शब्द, काल एक द्रव्य है और काल का अर्थ समय सूचक है। काल निश्चय काल तो परमार्थो कालो वर्तना लक्षण परिणमदि लक्षण व्यवहार, अर्थात वर्तना लक्षण वाला निश्चय काल है और परिणमन करना जो जीव और पुद्गल को सहायता देता है वो व्यवहार काल है। काल परावर्तन में आचार्यों ने उत्सर्पणी और अपसर्पणी दो कोड़ा कोड़ी का वर्णन किया है। एक मिनट, काल परावर्तन के बारे में जो जैन धर्म में हमें पंच परावर्तन में बताया वह दो प्रकार के काल है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। ये दोनों मिलाकर के 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है और इसमें उत्सर्पणी और अवसर्पणी के जीव है। उत्सर्पणी व अवसर्पणी प्रथम समयादि चर्म समयांतम जीव क्रमेण जायते म्रियते च सर्वेषु कालेषु, अर्थात उत्सर्पणी के और अवसर्पणी के समस्त समयों में क्रम क्रम से जन्म धारण करना और फिर मरण को प्राप्त करना। इस समस्त क्रिया को काल परावर्तन कहते हैं। हम यह अवसर्पणी काल के परिवर्तन को समझते हैं कि कोई जीव उत्सर्पणी काल के पहले समय में उत्पन्न हुआ और जन्म लिया, फिर उत्सर्पणी काल के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ, फिर समय में जन्मा, फिर तीसरे समय में, ऐसे उत्सर्पणी के सारे 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण समयों में क्रम से जन्म लेवे। अब विचार करते हैं कि ये उत्सर्पणी काल के परावर्तन को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो आचार्य देव कहते हैं कि एक समय से दूसरे समय के अंदर आने में भी उसको 20 कोड़ा कोड़ी सागर का अर्थात कल्प काल बीत जाता है और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि वो दूसरे समय में जन्म ही ले। इस कारण से उसको एक कल्प काल का पूरा करने में, दूसरे समय में आने में कितना समय लगेगा, अर्थात अनंत काल लग जाएगा। अब बताते हैं कि जिस प्रकार से इसने उत्सर्पणी काल में और अवसर्पणी काल में जन्म लिया, उसी प्रकार से अब ये एक एक समय पर मरण क्रम से मरण को प्राप्त करे, तब यह एक परावर्तन काल पूरा होगा। इसको हम एक घड़ी के उदाहरण से समझ सकते हैं। हम मानते हैं कि एक घड़ी है जिसमें कि 60 मिनट के निशान बने हुए हैं और उसमें 12 घंटे हैं। यहाँ पर 6 घंटे उत्सर्पणी काल के और 6 घंटे अवसर्पणी काल के। हम समझते हैं कि घड़ी का 1 मिनट एक समय के बराबर है और वह जब घड़ी की सुई मिनट की एक पूरा चक्र लगा के एक समय पे घूमती है तो एक समय पर आती है, तो उसने एक बार जन्म लिया। अब जब दोबारा घड़ी की वही सुई, मिनट की सुई घूमकर पूरा राउंड लगाकर दूसरी बार वापस आती है तो दूसरे समय में उसको जन्म लेना है। परंतु यह जीव इतना मोह राग आदि कषायों में घिरा हुआ है और कि वह उस समय में किस योनि में होगा, किस भाव में होगा, किस काल में होगा, इसका कोई निर्णय नहीं। अतः उस दूसरे समय में उसका जन्म हो यह आवश्यक नहीं है। और एक घड़ी की सुई तो क्रम बाय क्रम घूमती जाएगी और समय पूरा हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ आचार्य ये कहना चाहते हैं कि यह जीव अनंत काल से काल अनंत भ्रमयो जग में सही है दुख बारी, फिर भी जीव के परावर्तन पूरे नहीं हुए। इसी बात से मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। प्रणमु आत्म देव को जो है सिद्ध समान, यही इष्ट मेरा प्रभु शुद्धात्म भगवान। भव दुख से भयभीत हूँ, चाहूं निज कल्याण, निज आत्म दर्शन करूं, पाओ पद निर्वाण। जय जिनेंद्र। वैसे मैंने तैयार नहीं किया था, मैं रफ में से ही बोल रही थी, कुछ निश्चय नहीं हो पाया था एकदम। मेरे ख्याल से आशा बहन आपने बहुत ही बढ़िया समझाया है और आप बिना तैयार किए इतना बढ़िया समझा दिया है, तो मतलब आप जब तैयार करके आएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
इसमें कोई दो मत नहीं है ना। तो आप बिल्कुल बहुत ही अच्छा आपने समझाया है। और पंडित जी साहब, मेरा यहाँ पे एक ये था आग्रह कि जो घड़ी का उदाहरण आशा बेन ने दिया है, अगर वो स्लाइड हम यहाँ पे शो कर दे 2 मिनट के लिए, जब वो घड़ी का उदाहरण दे रहे हैं, तो कैसा रहेगा? आपका माइक अनम्यूट कीजिए पंडित जी साहब। मैंने कभी बोली भी नहीं, मेरे को बोलने में भी अटक रही थी, बार बार कुछ समझ नहीं आ रहा था, गलती हो जाती है। आशा जी अच्छा था आपका, बहुत अच्छा था। बोली नहीं ऐसे सबके बीच में। तो स्लाइड बनाएंगे, स्लाइड बना देंगे। आप लिख लीजिए एक्शन, मेरे एक्शन आइटम लिख लीजिए, 2 हो गए। एक वो पंडित जी साहब आज जो आपने बॉल वाला बताया था वो भी बता सकते हैं फिर, स्लाइड जो स्मिता जी ने बोला है। मैं तो सभी स्लाइड दे दूंगा वैभव जी को, वो डिसाइड कर वाला भी हम स्लाइड बता सकते हैं। पांचों परावर्तन पर जो भी स्लाइड बने 3-4 वो सभी वैभव जी को दे देंगे। तो वैभव जी जहाँ पर भी आप समझे उसको लगा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कर देता हूं। ATM मशीन का तैयार है, क्षेत्र परावर्तन का तैयार है, ओवरऑल 5 परावर्तन वाला घड़ी का है, ये उत्सर्पणी अवसर्पणी वाला थोड़ा बनाने का है, बना दूंगा मैं, आपको मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आशा बहन जी। और आपने निश्चय काल और व्यवहार काल के बारे में हमें बताया, और जो घड़ी का आपने उदाहरण दिया है वो तो बहुत ही अद्भुत उदाहरण है, और इसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना आपकी। सभी लोग एक बार ताली बजाकर। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आशा बहन तलाटी जी जो है हमारे ग्रुप में वरिष्ठ सदस्यों में है, और कंटिन्यूसली वो 22 मार्च से, जब से लॉकडाउन लगा है और हमारा स्वाध्याय ऑनलाइन शुरू हुआ है, उन्होंने एक भी दिन मिस नहीं किया और कंटिन्यूस हमारे स्वाध्याय को अटेंड किया है। उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना आशा बहन तलाटी जी की। एक बार जोरदार ताली बजाएं। अब हम हमारे कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे, और अब हम जो है भव परावर्तन के बारे में समझेंगे। और सबसे पहले डायरेक्ट देव भव परावर्तन के लिए मैं उषा जी दोषी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। उषा जी दोषी। ओम नमो सिद्धेभ्य। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। पंच परावर्तन में चौथे नंबर के परावर्तन का नाम है भव परावर्तन। आज के संगोष्ठी में मेरा विषय है नरक गति और देवगति भव परावर्तन। मिथ्यात्व से चारों गति के भव धारण कर जन्म मरण करते रहना भव भ्रमण कहलाता है। भव परावर्तन के क्रम में 6 ढाला में पहले तिर्यंच गति, फिर नरक गति, मनुष्य गति और देवगति के क्रम को लेकर वर्णन किया गया है। लेकिन सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद ने गौमठ सार में और पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में पहले नरक गति, फिर तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देवगति के क्रम को लेकर निरूपणा की है। भव परावर्तन में संसार में भ्रमण के काल की गणना का परिज्ञान कराया है। भव परावर्तन में काल की गणना के 2 स्तर है। प्रथम स्तर में 1 से 10 तक की संख्या है में 1 जघन्य संख्या है। दूसरे स्तर में 2 से 10 तक की संख्या अजघन्य आयु है। इन दोनों स्तरों की विशेषता यह है कि जघन्य आयु संबंधित भव परावर्तन में जितनी जघन्य आयु है, उस जघन्य आयु में जितने समय है उतनी बार तो जघन्य आयु को लेकर भव धारण करने का विधान है। जैसे एक 500 के नोट में 1 रुपए के 500 नोट होते हैं, क्योंकि 1 रुपया इकाई यूनिट है। उसी तरह काल की यूनिट एक समय है। अजघन्य आयु संबंधित भव परावर्तन में एक समय अधिक जघन्य आयु को धारण कर जन्म लेने पर होता है, फिर 2 समय, फिर 3 समय अधिक, इस तरह एक एक समय बढ़ाते हुए उत्कृष्ट आयु पूर्ण होने पर भव परावर्तन पूर्ण होता है। भव परावर्तन में नरक और देव दोनों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है, लेकिन नरक के उत्कृष्ट आयु 33 सागर ही लेना है और देव गति में 31 सागर तक ही लेना है।
कारण यह है कि मिथ्या दृष्टि जीव मंद कषाय के परिणामों से महाव्रत को धारण कर द्रव्यलिंग साधु बनकर नवे ग्रैविकता की जन्म लेता है। इसलिए देवगति में भव परावर्तन की आयु 31 सागर है। भव भ्रमण की काल गणना में अनुक्रम के नियमों को पालन करना मुख्य है। अंत में मैं यही कहूंगी कि हमने नरक गति, देवगति में कई बार जन्म मरण कर भव भ्रमण की है, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना सुख किंचित मात्र भी नहीं मिला। हम भव परावर्तन के स्वरूप को समझकर अपना आत्म कल्याण करें। मुनिवत थार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी दोषी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमें बताया है कि भव परावर्तन में संसार भ्रमण के काल की गणना का परिज्ञान कराया गया है, और 500 रुपए की इकाई का जो आपने एग्जाम्पल दिया उससे तो बहुत ही आसान हो गया इस चीज को समझने के लिए। और जो आपने जगन्य आयु और अजगन्य आयु के बारे में बताया वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, और इसके लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार ताली बजाकर उषा बहन का अनुमोदना करें। अब हम हमारे कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे, और अब मैं मनुष्य भव त्रियंज मनुष्य भव परावर्तन के लिए मधु जी जैन यूके से जो है उनको अब मंच पर आमंत्रित करता हूं। मधु जी जैन। मैं भव परिवर्तन के ऊपर बोलना चाह रही हूँ। मधु जी जैन थोड़ा आप माइक को पास में लाइए, आपका आवाज बहुत स्लो है। चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या मैं सुख नाही लगारा। मिथ्यात्व सहित 4 गति के भवों को धारण करते हुए जन्म मरण करना भव भ्रमण कहलाता है। भव परावर्तन से भव भ्रमण के काल का परिज्ञान कराया गया है। भव परावर्तन में भव भ्रमण का क्रम 6 ढाला में तो त्रियंच गति, नरक गति, मनुष्य गति और देव गति, यह क्रम लेकर भव भ्रमण बताया गया है। लेकिन सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमित चंद जी ने गोमट सार में और आचार्य पूज्यपाद जी ने सर्वार सिद्धि में पहले नरक, फिर त्रियंच, मनुष्य और देव भव भ्रमण का यह क्रम लेकर भव परावर्तन की निरूपणा की है। चारों गतियों में भटकते भटकते जघन्य आयु से उत्कृष्ट आयु पर्यंत सभी समय व्यतीत होने पर एक भव परावर्तन पूर्ण होता है। भव परावर्तन में काल की परिगणना में 2 स्तर हैं। प्रथम स्तर जघन्य आयु और संबंधित भव परावर्तन, और दूसरा स्तर अजघन्य आयु संबंधी भव परावर्तन। जैसे 1 से 10 तक की संख्या में एक जघन्य पद है और 2 से लेकर 10 तक की संख्या अजघन्य है। चारों ही गति के भव परावर्तन में उस भव संबंधित एक समय अधिक जघन्य आयु से लेकर उस भव संबंधित उत्कृष्ट आयु के सभी भेद अजघन्य भव परावर्तन स्तर में आते हैं। इन दोनों स्तरों में विशेषता यह है कि जघन्य आयु भव परावर्तन में तो उस भव संबंधित जितनी आयु है, उस जघन्य आयु में जितने समय हैं उतनी बार तो जघन्य आयु को ही लेकर भव को धारण करने का विधान है। अजघन्य आयु संबंधित भव परावर्तन के समय अधिक अजघन्य आयु से लेकर जन्म, फिर 2 समय अधिक जघन्य आयु को लेकर, फिर 3 समय, 4 समय और 5 समय अधिक, इस तरह एक एक समय से अधिक अधिक आयु के भव उत्कृष्ट आयु तक करने पर उस गति का भव परावर्तन पूर्ण होता जाता है। और चारों पूर्ण होने पर एक पूरा भव परावर्तन पूरा हो जाता है। इसे उदाहरण में जघन्य आयु में जितने समय उतनी बार क्यों जन्म लेकर भव धारण करने की बात ली गई है। इसका स्पष्टीकरण यह है कि जिस तरह एक असुर कुमार देव एक नारकी को अनुक्रम से 10 डंडे मारता है, लेकिन 10 अलग अलग डंडे जिस प्रकार 1, 2, 3 इस तरह नंबर लिखे हुए हैं। पहले जिस डंडे पर लिखा पहले नंबर का डंडा जिस पर लिखा हुआ है वह उसके हाथ में है, और बाकी जो डंडे एक बॉक्स में रखे हैं। 1 नंबर के डंडे से उसने नारकी को मारा
और फिर दूसरा डंडा मारने के लिए डिब्बे में से निकाला, लेकिन जो डंडा निकाला उस पर 3 नंबर लिखा था, इसलिए उस डंडे से नारकी को मारा और पुनः डंडा उस डिब्बे में रख दिया। अब फिर डंडा निकाला तो 5 नंबर का डंडा हाथ में आया। असुर कुमार ने उस डंडे से तीसरे बार डंडा मारा, उसे भी उस डिब्बे में रख दिया। इसके बाद चौथी बार जब डंडा निकाला तो 2 नंबर का डंडा निकल कर आया, उससे नारकी को मारा, परंतु मारकर इस डंडे को डिब्बे में नहीं रखा, क्योंकि अनुक्रम 2 का ही था। इस तरह डंडे तो खाए 4, लेकिन अनुक्रम से 2 ही गिने जाएंगे। इस तरह भव परिगणना संबंधित अनुक्रम का नियम जानना। नरक गति के भव परावर्तन की संक्षेप में व्याख्या इस प्रकार है। कोई जीव नरक गति में 10,000 वर्ष की जघन्य आयु धारण करके उत्पन्न हुआ, वहां आयु पूर्ण कर मरकर मनुष्य या तिरंच में उत्पन्न हुआ, फिर पुनः 10,000 वर्ष की ही आयु को धारण कर जन्मा और मरा। ऐसे 10,000 वर्ष के जितने समय है उतनी बार तो जघन्य आयु को ही धारण करके जन्मा और मरा। पश्चात एक अधिक 10,000 वर्ष की आयु सहित जन्मा, फिर 2 समय अधिक 10,000 वर्ष जन्मा, उसे एक एक समय बढ़ते हुए अनुक्रम से उत्कृष्ट आयु 33 तागत पूर्ण करके त्रियंच में अंतर्मूर्त की जघन्य आयु सहित जन्मा। यहाँ भी पूर्ववत अंतर्मूर्त के जितने समय उतनी बार तो अंतर्मूर्त प्रमाण आयु को धारण करके जन्मा मरा। फिर एक समय अधिक अंतर्मूर्त की आयु, फिर 2 समय अधिक, ऐसे भव एक समय से बढ़ती हुई 3 पल्ली तक की आयु में भव धारण किए। फिर मनुष्य गति में तिरंज गति के समान ही जघन्य आयु और अजघन्य आयु संबंधित भव धारण करे, तब देव गति का 10,000 वर्ष की आयु वाला जघन्य भव परिवर्तन और फिर अजघन्य आयु का भव परिवर्तन 31 सागर तक की उत्कृष्ट आयु के भव धारण किए और अनुक्रम से के नियम पूर्वक भव परावर्तन पूरा किया। ऐसे कई परावर्तन हमारे आज तक हो चुके हैं। अंत उपसंहार यह है कि अनादिकाल से हम नरक में, देव में, सभी जगह भव धारण करते हुए भ्रमण करते आ रहे हैं। सम्यक दर्शन के बिना सुख किंचित मात्र नहीं मिला। एक भव परावर्तन की काल गणना हमारे जीवन वैराग्य की भावना को जन्म दे और हम मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ते हुए आत्म कल्याण करें। मुनिवृत्त धारण अंतवार गृह को पुजायो, पैन जातम ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा एग्जाम्पल के साथ में हमें बताया कि किस प्रकार तिर्यंज और मनुष्य भाव परावर्तन के बारे में पूरा हमें समझाया। और उसके लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार ताली बजाकर मधु जी का अनुमोदना करें। अब हम हमारे कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे और भाव परावर्तन के बारे में समझेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। और उसके लिए मैं मंच पर प्रीति जी जो जिंतूर से हैं और दीप्ति जी दोनों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। 1 बाय 1 बोलेंगे। आप दोनों ने जो भी अपना तैयार किया है तो 1 बाय 1 एक जन पहले बोलेगा, एक जन उसके बाद, कि आपने कैसा कंटेंट तैयार किया है। हाँ। अच्छा, तो हम शुरू करें उससे पहले एक बार मधु जी के लिए कि थोड़ा सा आप देखें, माइक को पास में रखें क्योंकि आपकी आवाज काफी स्लो थी सुनने में। तो अगर पॉसिबल है तो माइक को थोड़ा पास में रखें, इस तरह का आप कुछ अरेंजमेंट कर लें, या लैपटॉप में है तो लैपटॉप को थोड़ा सा इस तरह से अलाइन करें कि आवाज आपकी कैप्चर प्रॉपर हो उसमें। जी प्रीति जी। हाँ, खाना खाने जा महाराष्ट्र देवल गांव से हूँ। मैं जिंतूर से नहीं, मेरा सरनेम जिंतूर करे। रात को 6 बजे। अच्छा, माफी चाहूंगा मुझे, क्योंकि आपके मोबाइल में जिंतूर लिखा हुआ आता है ना, इसलिए। हाँ, जिंतूर कर हूँ मैं, सरनेम जिंतूर कर है। सॉरी, मैं माफी चाहूंगी कि अब 6 बजने वाले हैं, फिर रात होने वाली है, तो मैं खाना बिल्कुल आप जी प्रीति जी। हाँ,
मेरा थोड़ा अधूरा है। जो बात के टेबल है वो मैंने अभी नहीं प्रिपेयर किया है। अभी जो पहले सामान्य परिचय है वो बताती हूँ मैं। संवापयदितिथ्यो अणुभागपदेश बंध ठाणानि निश्चित संसिदेण य भमिता पुनः भाव संसारे। इस जीव ने मिथ्यात्व के संसर्ग से सब प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध के स्थानों को प्राप्त कर भाव संसार में परिभ्रमण किया है। आज श्रोता से वक्ता बने सभी ने जो भी परावर्तनों का उल्लेख किया है उन सब से अनंत गुना बड़ा है ये भाव परावर्तन। यानी द्रव्य परावर्तन को अगर हम नंबर दे तो 1 और इसके गुणित होते हुए भाव परावर्तन का नंबर आएगा 16। इतना बड़ा है ये भाव परावर्तन। भाव परावर्तन का एक शाब्दिक अर्थ देखें तो परावर्तन ये क्या है? परावर्तन यानी परिवर्तन। भाव यानी क्या? भाव यानी जीव के परिणाम। फिर कैसे परिणाम है वो? जीव के 3 परिणाम तो होते हैं, शुभ, अशुभ और शुद्ध। पर यहाँ भाव परावर्तन में शुभ और अशुभ परिणामों की ही बात है, क्योंकि बंध स्वरूप है ये दोनों परिणाम। भगवद्गीता में भाव परावर्तन की व्याख्या की है। असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसाय भाव में जीव के परिवर्तन को भाव परावर्तन कहते हैं। यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे गिरगिट नित्य ही नाना प्रकार के रंग बदलता है, वैसे ही जीव अध्यवसाय स्थानों पर परिणामों को धारण करता हुआ भाव परावर्तन करता है। अब भाव परावर्तन किसे किसे होता है ये भी प्रश्न आएगा। तो मिथ्या दृष्टि, सैनी, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक जीव को होता है। और मुख्य बात यहाँ ये भी है कि जो मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन प्राप्त कर फिर से गिर जाता और खूब समय तक मिथ्यात्वी रहा, यानी सादी मिथ्या दृष्टि को ये भाव परावर्तन नहीं होगा, अनादि मिथ्या दृष्टि को ही होगा। अब भाव परावर्तन कैसे होता है? तो इसमें स्थिति स्थान, कषाय अध्यवसाय स्थान, अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, भोग और योग स्थान, इन 4 के निमित्त से भाव परावर्तन होता है। स्थिति स्थान क्या होता है? बंधने वाले कर्म की स्थिति के भेदों को स्थिति स्थान कहते हैं। फिर अब कषाय अध्यवसाय स्थान क्या है? स्थिति बंध के कारण कषाय के तारतम्य स्थानों को कषाय अध्यास स्थान कहेंगे। फिर अब प्रश्न ये है, अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान क्या है? अनुभाग बंध के कारण कषाय के तारतम्य स्थानों को अनुभाग बंध अध्यासाय कहेंगे। योग स्थान क्या है? फिर प्रकृति बंध प्रदेश बंध के कारण आत्मा के प्रदेश परिस्पंदन रूप योग के तारतम्य स्थानों को योग स्थान कहते हैं। अब इनकी संख्या के बारे में भी देख लें। स्थिति स्थान संख्यात है, कषाय अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण, अनुभाग बंध अध्यवस्थान ये भी असंख्यात लोक प्रमाण है, पर योग स्थान जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण है। अभी मेरा इतना ही प्रिपेयर हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रीति जी। और दीप्ति जी आपका। जय जिनेंद्र सभी को। जिस हमारे सभी वक्ताओं ने बताया, एक एक क्रम से सभी परावर्तन बताए, उसमें से द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और अंत में आता है भाव परावर्तन। और ये भाव परावर्तन ही सबसे बड़ा परावर्तन है। इसके लिए मैं चाहूंगी, आत्म भाव भय नहीं कबू जाते काज हो, जो विषयन में जड़ सुख कर माने, वे दुख अधिक जुलीने, ज्यो घृत तेल अग्नि सन कीजे, अग्नि प्रचंडित कीने।
प्राणी जीव भ्रमत चिरकाल ही अंतन पाई केहू रत्न त्रय आदिक व्रत धरि के भव जिय पार लहेहू और 18 नाते जिय त्रय भाव भव भव है विख्याता कब हो पिता पुत्र हो कब धर्म बिना प्राणी बहु काल अनादि अजाना धर्म सहित सुख दुख ही दूर कर जंतु लहे निर्वाणा। तो भाव भ्रमण, जीव के परिणामों को भाव कहते हैं। यह भाव 3 प्रकार से हैं, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। यह जीव मिथ्यात्व सहित शुभ और अशुभ भावों के परिणाम स्वरूप ही परावर्तन करता है। शुद्ध भाव तो हमें मोक्ष की सीढ़ी पर ले जाते हैं, लेकिन जो मिथ्यात्व सहित शुभ और अशुभ भाव है वही उनके परिणाम स्वरूप ही परावर्तन होता है। मिथ्यात्व सहित अपने भावों के कारण यही जीव कर्मों को बांधता है। मुख्य रूप से जीव 4 प्रकार बंधन कर रहा है: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाव बंध। इन बंधों को करने में जिन भावों को करता है, उन भावों को करने में जो काल बीता उसकी गणना भाव परावर्तन में करते हैं, और उनकी गणना से ही हमें पता चल जाता है कि भाव परावर्तन कितना लंबा होता है। ज्ञानावर्णादि कर्मों की मिथ्या दृष्टि की जघन्य से लेकर उत्कृष्ट स्थिति सर्व परिणामों को और सर्व योग स्थानों को क्रम से प्राप्त करने का जो संपूर्ण काल है वो उसे भाव परावर्तन कहते हैं। भाव परावर्तन की गणना के लिए हमने एक मिथ्या दृष्टि यानी जो संघी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव लिया है और उसकी जघन्य स्थिति अर्थात अंतर कोड़ा कोड़ी सागर से उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक की गणना हम यहाँ करेंगे। उसके लिए 4 स्थान है: स्थिति स्थान, कषाय अध्यवस्थान स्थान, अनुभाग बंद अध्यवस्थान स्थान और योग स्थान। पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक कोई एक मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञानावरण प्रकृति की सबसे जघन्य अपने योग्य अंतर कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति को प्राप्त होता है। उसके उस स्थिति के योग्य षड स्थान पति असंख्यात लोक प्रमाण कषाय के अध्यवस्थान स्थान होते हैं, और सबसे जघन्य इन कषाय के अध्यवस्थान स्थानों के निमित्त से असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग के अध्यवस्थान स्थान होते हैं। इस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति, सबसे जघन्य कषाय अध्यवस्थान स्थान और सबसे जघन्य अनुभाग अध्यवस्थान स्थान को धारण करने वाले इस जीव के उसके योग्य सबसे जघन्य योग स्थान होता है। तत्पश्चात स्थिति और अनुभाग कषाय अध्यवस्थान स्थान वही रहते हैं, किंतु योग स्थान दूसरा हो जाता है जो असंख्यात भाग वृद्धि संयुक्त होता है। इसी प्रकार तीसरे, चौथे आदि योग स्थानों में समझना चाहिए। ये सब योग स्थान चतुस्थान पतित होते हैं और इनका प्रमाण श्रेणी के असंख्यात में भाग होता है। तदंतर उसी स्थिति और उसी कषाय अध्यवस्थान स्थानों को धारण करने वाले जीव के दूसरा अनुभाग अध्यवस्थान स्थान होता है। अंतर कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जघन्य स्थिति स्थान में कषाय बंद स्थान, अनुभाग बंद स्थान और योग स्थान यथा योग्य जघन्य ही होते हैं। जब इन चारों का एक समान जघन्य स्थान होता है, वहां से यह जीव भाव परिवर्तन प्रारंभ करता है। उस जीव की स्थिति स्थान, कषाय बंद स्थान, अनुभाग बंद स्थान जघन्य रहते हुए ही जघन्य से असंख्यात भाग वृद्धि में दूसरा योग स्थान होता है। इसके बाद स्थिति आदि तीनों स्थान रहते हुए तीसरा योग स्थान होता है। इस प्रकार अनुक्रम से अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि में चतुस्थान पतित वृद्धि संपन्न जग श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण योग स्थान हो जाते हैं। इनके बीच में यदि कषाय स्थान आदि बदल जाते हैं तो उनकी गणना नहीं होती। क्रम भंग योग स्थान की भी गणना नहीं होती। यानी यहाँ अनुक्रम को की मुख्यता लिए हुए होता है। अनुक्रम से सभी योग स्थान पूर्ण हो जाने पर एक अनुभाग स्थान परिवर्तित होता है। प्रत्येक अनुभाग स्थान संबंधित जग श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। जब अनुक्रम से असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान पूर्ण हो जाते हैं तब एक कषाय स्थान परिवर्तित होता है। प्रत्येक कषाय स्थान संबंधी असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान और उन संबंधी जग श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण योग स्थान होते होते जब अनुक्रम से असंख्यात लोक प्रमाण कषाय स्थान
पूर्ण हो जाते हैं तब एक स्थिति स्थान परिवर्तित होता है। स्थिति का दूसरा स्थान एक समय अधिक अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। इस प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण कषाय स्थानों में से प्रत्येक स्थान में असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान, प्रत्येक अनुभाग स्थान में असंख्यात योग स्थान अनुक्रम से हो जाने पर तीसरी स्थिति स्थान होता है। इसी क्रम से होते होते एक समय बढ़ते बढ़ते ज्ञानावरण कण की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर पूर्ण करे। बीच में अन्य भाव हो जाने पर उनकी गणना नहीं होती है। इसी प्रकार अन्य 7 कर्मों से भी परिवर्तन का यह अनुक्रम जानना, इन कर्मों की मूल और उत्तर प्रकृतियों की सभी स्थितियों में कारणभूत जीव के भाव, कषाय स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान का अनुक्रम से परिवर्तन पूर्ण होना, इसमें लगने वाले काल को भाव परिवर्तन कहते हैं। सव्वा पर्डी दियो अनुभाग पदेश बंध ठाणानी मिच्छत संसिदेन ह्य बमिदा पूर्ण भाव संसारे। मिथ्यात्व से संयुक्त हो इस जीव ने भाव परावर्तन रूप संसार में भटकते हुए प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध के योग्य सभी कषाय आदि स्थानों को अनेक बार प्राप्त किया है। जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी और दीप्ति जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया और आपने बताया कि भाव परिवर्तन जीव के परिणाम को भाव कहते हैं और आपने ये बताया कषाय भाव, स्थिति भाव, अनुभाग और योग, ये 4 जो आपने बताए हैं, ऐसा लगता है ये 4 संसार की गाड़ी के पूजे हैं और भाव परावर्तन में संसार में भ्रमण करने वाले जीव कुमार के भ्रमण के काल की कथा का आधार ही उसके संसार की गाड़ी के 4 पुर्जे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार ताली बजाकर प्रीति जी और दीप्ति जी की अनुमोदना करें। अब हम हमारे पंडित जी साहब, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। पंडित जी साहब माइक को अनम्यूट कीजिए। हाँ, म्यूट है। ये एक बार ताली नहीं, 2 बार ताली। एक तो 2 ने बजाया और बहुत अच्छा बोला है। भाव परावर्तन का इतना अच्छा दोनों ने बोला, दोनों की शैली अलग है और बहुत अच्छा लिया है। अपन दोनों को रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा बोला है। आप लोग सब 2 बार ताली बजाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तालियों की आवाज हमने आपने जो दिया वो बोल दिया हमने तो। और दोनों का अच्छा चल रहा है, दोनों ने अपने स्टाइल शैली अलग है और बहुत अच्छी है। भाव परावर्तन जो सबसे कठिन है, अपनी गोष्ठी में सबसे सरल ढंग से समझाया है। दोनों की बहुत बहुत अनुमोदना, प्रीति जी और दीप्ति जी। पीडी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम दोनों ही कंटिन्यू करें, ऐसा ही? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट का टेबल वो बोल सकती है, पहले का मैं बोल सकती हूँ। हाँ, आप प्रारंभ करें और बिल्कुल अच्छा जम ही रहा था वास्तव में। जहां तक आपने कहा था उसके पहले का और उदाहरण देके अपना 16 समय एक समय का वो बता सकते हैं। और प्रीति जी जो है यहाँ से आगे लेकर, क्योंकि पूरा कषाय का उन्होंने पूरा कवर किया, बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ हम इस तरह से कर सकते हैं कि प्रीति जी शुरुआत करे, कि प्रीति जी उसको आधे में एंड करे, उसके आगे दीप्ति ले जाए। तो आप दोनों को आपस में समझना होगा। लेकिन प्रीति जी यहाँ एक प्रॉब्लम है कि दीप्ति को प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, आप ध्यान रखिए। हाँ, मैं स्क्रिप्ट मेरे पास रहेगी, मैं उसकी भी प्रैक्टिस में रहूंगी। पर हम दोनों को प्रॉब्लम ही नहीं आई कुछ, तो हम दोनों फिर ऐसा कर सकते हैं। दोनों का बहुत अच्छा था, तो आप ऐसा करिए, स्टार्ट आप कीजिए, उसका एंड प्रीति जी करिए हाफ लेके। तो क्योंकि वो काफी बड़ा है तो उसको लग रहा है, तो आप 2 एडजस्ट आराम से हो सकते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों बहुत अच्छा है, दोनों की शैली बहुत अच्छी है, आवाज भी बहुत अच्छी है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रीति जी को देख के मुझे ऐसा लगा है कि मधु जी, आप अगर पॉसिबल है तो एक ईयरफोन लगा के बात करें, तो ईयरफोन से वॉइस आपका एकदम तेज हो जाएगा। हाँ, ये बाइक मुंह के पास आता है एकदम। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो काफी अच्छा एक सॉल्यूशन है। और दूसरा, प्रीति मधु जी के सेशन में ये हो जाएगा। बिल्कुल।
और प्रीति जी और दीप्ति जी, और मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूँ तो मधु जी, आप लोगों का स्क्रिप्ट मेरे पास आया नहीं है अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे। हाँ नहीं, मेरा है ना फेयर नहीं है, बहुत ज्यादा रफ है मेरा, भेजने लायक नहीं है। मैं अभी पूरा रफ करती हूँ, पूरा फेयर करती हूँ और फिर भेजती हूँ मैं। तो मेरे को यही पूछना था कि मैं यहाँ स्टॉप कर दूं क्या, इतना काफी है क्या मेरा, कि थोड़ा और कुछ लिखूं? देखिए, वो आप और दीप्ति जी आपस में कोऑर्डिनेट कर लीजिए, मुझे पूरा स्क्रिप्ट भेज दीजिए मेरे कंटिन्यूटी बनाने के लिए, है ना। कहाँ किसको रुकना है वो आप लोग आपस में डिसाइड करके, और किसको किसका बैकअप रहना है अगर कोई कारण से ना आ पाए तो वो आप जो है अपना आपस में कोऑर्डिनेट कर लें। हाँ, तो आपको परसों दे पाएंगे हम, कल हम पूरा कर लेते हैं ऐसा, बिल्कुल, और आपको परसों दे पाएंगे। पंडित जी, ये जो लास्ट का जो हमको सारे स्थान बताए हैं उनमें कुछ कम शॉर्ट नहीं हो सकता है, किसी चार्ट से नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि इतने टफ वर्ड्स है ना कि हमको देख के याद ही नहीं हो पाएंगे। देखते हैं, उसको करेंगे, लेकिन आप तो तैयार रहिए, कोई बात नहीं। थोड़ा लगना भी चाहिए कि हमारे स्वाध्याय का स्टैंडर्ड है। आप अच्छा बोल रहे हैं, आप जब बोल रहे थे ऐसा नहीं लगा कि आप पढ़ रहे थे, ऐसा लगा कि आप समझा रहे थे। वास्तव में बहुत आप दोनों ने बहुत अच्छा किया है। मतलब सबसे बड़ा जो है कठिन सब्जेक्ट था, आप दोनों ने अच्छा कवर कर लिया है। अपन जितना सरल होगा और स्वाध्याय में हम लेंगे, आप उसको इम्प्रूव करते जाएंगे, ठीक है ना, अपन लेंगे वो। अच्छा, दूसरा मेरा सभी मेंबर्स से एक यहाँ पे फीडबैक है कि अगर कोशिश करें कि हम बिना देखे बोल सकें, और अगर किसी को लगता है कि देख के अगर कुछ मैटर है, कोई पर्टिकुलर बिंदु है जो देखना है, तो आप वो मेरे को अलग से भेज दें। मैं उसको जो है स्क्रीन पे आपका जब टर्न रहेगा तब थोड़ा जब आप आने वाला होगा तब डिस्प्ले कर दूंगा, तो आप स्क्रीन पे देख के बोलेंगे, लेकिन लगेगा इस तरह से कि आप जो है बोल रहे हैं उसको कंटिन्यूटी में। वैभव जी, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा रोकूंगी। अब आप यहाँ एक क्या कर सकते हैं, आपके सामने कोई ऐसी टेबल हो, क्योंकि आप नीचे देख के पढ़ रहे हैं तो आपका चेहरा नीचे जा रहा है, आप कोई सामने दीवार पे वो पेपर लगा दीजिए ताकि ऐसा लगे कि आप ऑडियंस को ही देख के बात कर रहे हैं, तो आप पढ़ भी पाएंगे। क्योंकि देखिए, इतना जो दीप्ति तुम्हारा जो टॉपिक है वो तो याद हो नहीं सकता है, तो उसको देखने के लिए एक दीवार पे आप लगा दो, और फिर ऐसा आपका चेहरा और आंखें सामने रहेगी ऑडियंस के, तो वो अच्छा लगेगा कि वास्तव में आप समझा रहे हैं, वो लगेगा हमको। तो ये कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। वैसे चीटिंग है, लेकिन अब हम श्रोता है। नहीं, बहुत अच्छा है, देख के पढ़। दीप्ति जी आपका ठीक है, मतलब बहुत अच्छा बताया आपने, ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब पंडित जी, बाहर से कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे ना? नहीं, कोई नहीं पूछेंगे, हम मना कर देंगे उनको, आप चिंता मत करिए। नहीं, कोई क्वेश्चन पूछे तो आप पंडित जी के ऊपर डाल देना कि पंडित जी साहब अपन टेंशन फ्री। क्वेश्चन आंसर सेशन जो है हम रखेंगे बिल्कुल, लेकिन लास्ट में रखेंगे, और उसके लिए जो है हम मॉडरेटर जैसे रहते हैं हमेशा कोई भी गोष्ठी में, वैसे हमारे पास ये विशेषज्ञ है पंडित जी साहब, तो हम उन्हीं को आगे लाएंगे। और जो रश्मि जी ने सजेशन बताया वो मतलब कीजिए, आप जो भी बता रहे हैं कि कैसे कागज रखना वगैरह, वो चीटिंग नहीं गिनी जाएगी, वो कोई बात नहीं है। अब आपने मेरे को 1 मिनट का जो वक्त दिया है उसके अंदर मैं क्या बोलूंगा ये आप बताऊँ आपको। 1 मिनट के अंदर में आज हम तत्वार्थ सूत्र की संगोष्ठी के पूर्व संध्या में श्रोता बने वक्ता के द्वारा आयोजित 5 परावर्तन की गोष्ठी में अध्यात्म जगत के उच्च कोटि के विद्वान आदरणीय पंडित रत्न जेपी दोषी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप विशेषज्ञ पद पर आसीन होकर हमें उत्साहित करें। ये इतने बोलूंगा मैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा है, कम भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा है, 1 मिनट हुआ ना, और सीधे बोल दीजिए। नहीं, आप और भी बोल सकते हैं, आप और भी बोल सकते हैं मुकेश जी। ये तो नहीं, परंतु आपने मेरे को ऑथोरिटी नहीं दी ना, खाली 1 मिनट के लिए ऑथोरिटी दी है, तो मेरे को तो कोई अधिकार नहीं। देखिए, इसमें वैसे भी मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे जो सदस्य जब बोल रहे हैं कहीं कहीं मैटर छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमको 1.5 घंटा तो अभी हो गया है, और जिसमें जी ने कवर नहीं किया है, तो और उनका भी आप समय पकड़े, प्लस जो हमारे अतिथि रहेंगे सुरभि जी, उनका रहेगा, और हमारा जो है समय लग रहा है कि 2 घंटे के ऊपर जाएगा, जो होना नहीं चाहिए। हमें कम से कम मतलब
2 घंटे के अंदर तो खत्म करना ही है प्रोग्राम को, तो उस तरह से थोड़ा सा मैटर देखिए, अगर कहीं छोटा हो सकता है तो कोशिश कीजिए फाइनल वर्जन उसका एक बार ग्रुप में डाल दीजिए। 5 परावर्तन में मैटर तो हो पाएगा। हाँ साहब, पंडित साहब। अभी जिनवाणी स्तुति बाकी है, उसके लिए भी एक डेढ़ मिनट प्रदर्शन, आभार प्रदर्शन भी आभार बाकी प्रदर्शन है। आभार प्रदर्शन का भी मैं डिस्प्ले आपको एक बार बता देता हूँ, रेडी है। फिर चांदीवाल अंकल का रहे आभार प्रदर्शन, वो भी कम से कम 1-1.5 मिनट तो उसमें भी जाएगा। बिल्कुल, हाँ वो भी, और जिनवाणी स्तुति 2 चीज, और फिर जो हमारे अतिथि गण हैं उनका कम से कम 1-1.5 मिनट का तो होगा, सही तो ना, वो भी वो भी हमको ऐड करना है। हाँ पहले एक बार हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, और जिनवाणी स्तुति के लिए जिग्ना जी मंच पर आए। जिग्ना जी। जिग्ना जी। हाँ हाँ, नेट नहीं पकड़ा है। जिग्ना जी, आप जिनवाणी स्तुति करें। प्रॉब्लम है, नेट का प्रॉब्लम है। आप बोलते क्या? अच्छा, आपकी आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही है, हम सुन सकते हैं। पिक्चर नहीं आ रहा है पर आवाज आ रही है। आप बोलिए, जिनवाणी स्तुति करिए आप। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे दो। 9 बार नमो का मंत्र। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं चांदीवाल साहब को, और वह आकर हमारे आज के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुरभि जी जैन, उनका आभार व्यक्त करें। और ये मैंने आभार पत्र डिस्प्ले किया है। शायद चांदीवाल अंकल आए नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हम आभार पत्र दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है, हाँ तो बस ये आभार पत्र रहेगा उस दिन। ठीक है, ठीक है। अब कोई फीडबैक किसी भी मेंबर की तरफ से कैसा रहा, क्या हमें सुधार करना है, तो आप बताएं। ये तो पंडित साहब से पूछो ना, पंडित साहब बताएंगे कैसा रहा, क्या क्या बोले सब उस हिसाब से पंडित साहब बताएंगे। अपने को ये देखना है कि अपना जो है परावर्तन संबंधित विषय है। अभी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ का तो बहुत ही एकदम टू द पॉइंट है, और कहीं पर अपन उसको छोटा कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर जिनका बड़ा है, ठीक है ना, सिर्फ मैं प्रीति जो भाव परावर्तन वाले हैं उस टीम को मैं अभी एक्सेप्शनल दे रहा हूँ, क्योंकि वो सब्जेक्ट ऐसा है कि उनको पूरा बोलने में उतना समय लगेगा ही लगेगा। लेकिन बाकी सब जो है वो अपने सब्जेक्ट में थोड़ा कम करने की कोशिश करें, और जो सर्वार सिद्धि आदि की टीका है ना, वहां पर जितना सब्जेक्ट दिया उतना ही बोलने की कोशिश करें। द्रव्य परावर्तन का बिल्कुल टू द पॉइंट था। क्षेत्र परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन का बिल्कुल पॉइंट है, कोई बात नहीं है, अच्छा है। मतलब आप दोनों का अभी अच्छा है, बिल्कुल। अपन चाहे तो काल परावर्तन में थोड़ा कम कर सकते हैं, मतलब उसमें शुरू का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छा है, लेकिन समय के अगर इस हिसाब से अगर अपने को नहीं फिट होता है तो प्रारंभ का कम करना पड़ेगा अपने को। जहां से अपना काल परावर्तन शुरू होता ना, वहीं से सीधा शुरू से लेना पड़ेगा, बस इतना ही है। विषय बहुत अच्छा है,
लेकिन समय को आपको देखना पड़ेगा जी, क्योंकि उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल परावर्तन में अपन काल की बात नहीं कर रहे हैं, अपने को समय वहीं से लेकर शुरू करना है। इसी तरह से जो मधु जी है उनको तिर्यंच और मनुष्य गति के भाव के बारे में 2 लाइन अवश्य ऐड करनी है, क्योंकि उनका विषय जो मनुष्य और तिर्यंच का है, तो उनको ऐड करना पड़ेगा कि अंतर्मूर्त से लेकर 3 पल्लति की आयु, वो 2 लाइन उनको अवश्य ऐड करनी चाहिए। क्योंकि तिर्यंच का मनुष्य की, क्योंकि तिर्यंच और मनुष्य की जगन्य आयु है और 3 पल्ले तक एक समय तक बढ़ाने के लिए, ताकि उनका विषय जो है तिर्यंच और मनुष्य का लगे। जी, इतना ही मतलब विषय संबंधित है। अगर समय की अनुकूलता है तो सबका बहुत अच्छा है, मतलब आशा बहन का भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने। लेकिन समय के हिसाब से देखना हो, आपने समय नोट किया किसका कितना समय है? नहीं पंडित जी साहब, आज नोट नहीं किया है, पर नेक्स्ट टाइम नोट कर लेते हैं अपन। बिल्कुल, क्योंकि अपने को संक्षेप में ही रखना है। जी जी, तो द्रव्य परावर्तन है। कल लेना है या परसों प्रैक्टिस सेशन? फिर से अपन परसों ले सकते हैं, संडे, क्योंकि कल तक आप सब लोग वापस प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आप जितना बोल रहे हैं उसमें कितना समय लग रहा है। आप स्वयं घड़ी रखिए पास में और देखिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है, तो उस हिसाब से आप मैनेज करिए। शुरुआत के जो 2-4 थे वो लगभग 1.5-2 मिनट में पूरे हो रहे थे, 2-2.5 मिनट। तो उस तरह से आप भी मैनेज करने की कोशिश करिए। और इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है, पंडित जी साहब सेशन कल की बजाय परसों रखें या कल रखना है? जैसा सुविधा आप लोगों में बता दीजिएगा मुझे। वैभव जी, मतलब क्या राय अगर है? शाम को 4 बजे का टाइम नहीं जमेगा क्या शाम को? अगर वैभव जी को कल छुट्टी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस ही हो रही है और प्रैक्टिस करने में कल वैभव जी का अगर मान लो मंडे को नहीं शूट होता है, मतलब जैसा भी होता है, आपके कल छुट्टी कब अनुकूल रहेगा वैभव जी आपको? पंडित साहब मेरी फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन छुट्टी रहती है, आज और कल है, संडे को वर्किंग रहता है। हाँ, तो विनती करूंगा चाहे तैयार होने कुछ तो बढ़ेगा ही, कल भी अपन उसी तरह से करेंगे और कल टाइम नोट करेंगे अपन जी। और सबसे अच्छा तरीका है कि 5 परावर्तन में मेरा जो है दूसरे नंबर का परावर्तन है, स्वक्षेत्र परावर्तन है, और उसका ऐसे वहीं से शुरू करना चाहिए और वही गाथा बनानी चाहिए, ताकि वो अपना समय जो है अपने को परावर्तन पर बोलने का है। मतलब गोष्ठी का जो नियम होता है समय का और विषय के जो संबंधित बोलने का, वो बहुत बड़ा है। और अपन ने बांटा है कि अगर नरक गति और देव गति का 1 है, तिर्यंच गति और मनुष्य गति का 1 है, तो दोनों में अपने को उस संबंधित ले लेने का है। बोला बहुत अच्छा है, सभी ने अच्छा बोला, लेकिन अगर समय की नहीं होगी तो अपन उसी को रखेंगे। जैसे वो उदाहरण इन्होंने अच्छा किया है कि परभव परावर्तन के अंदर मतलब तिर्यंच और मनुष्य भव परावर्तन में वो डंडे वाला उदाहरण ले लिया अनुक्रम का, एक ने वो बोल दिया, बहुत अच्छा किया। जो मधु जी ने बोला ना, तो वो उदाहरण वहां पर चल गया। तो इधर से जो दूसरा बोल रहा है उन्होंने 500 रुपए का नोट लिया, तो दोनों उदाहरण बांट लिए। इस प्रकार से जो है समय की बहुत अच्छी मतलब प्लानिंग की है। मतलब 2 उदाहरण थे, एक ने एक उदाहरण ले लिया, दूसरे ने दूसरा उदाहरण ले लिया, वो बहुत अच्छा किया। और थोड़ा सा रिपीट दोनों के बीच में होता है, उसको कट कर लेंगे तो वो बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल, सभी का बहुत उत्तम है। सिर्फ मैं तो बता रहा हूं कि कहां पर अपन समय को कम कर सकते हैं। और चूंकि आशा बहन के पास में दोनों हैं तो कोई बात नहीं है, उनका परिवर्तन मतलब परावर्तन का 3रा नंबर है उत्सर्पणी अवसर्पणी। और सीधा उत्सर्पणी के पहले समझो कैसे काल गणना होती है कि उत्सर्पणी के पहले समय में जन्मा, फिर दूसरे में जन्मा, और फिर उनका घड़ी का उदाहरण बहुत बढ़िया है, उसको ले सकते हैं। मतलब शुरू वहां से कर उसके पहले का जो विषय है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप लोगों के पास समय नहीं है तो उसको अपन वहां से थोड़ा सा देखिए, आप कम कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो सुनने में तो बहुत आनंद लगा, बहुत अच्छा बोला है।
मेरे को भी बहुत बड़ा लग रहा था, पर मैं प्रयत्न कर रही थी छोटा करूं। 2 बार लिख के छोटा किया, फिर भी आज टाइम हो गया था तो बोला फिर उसको और कम करूंगी। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत अच्छा बोला। बहुत मतलब एक दिन तो आपको पूरा ही कराएंगे हम, सभी को लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा आपने बोला है। और थोड़ा सा समय में हो जाए, और जो काल परावर्तन, काल की संबंधित व्याख्या है उसको आप काट दीजिए अभी सीधा। मतलब जो है सर्वार्थ सिद्धि को देखिए, उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के उससे ले लीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब बहुत ही अच्छा प्रयास किया आपने, बहुत प्रसन्न। बिल्कुल। तो अब पंडित जी साहब, आप मेरे को प्रेजेंटेशन जो है एग्जाम्पल्स वाले वो स्लाइड्स शेयर कर दें, तो कल मैं फिर उनको जब रहेगा हमारा प्रैक्टिस सेशन तो उसमें शेयर कर लूंगा। वो बन रहे हैं, मैं बना के भेजता आपको भेजता जाऊंगा मैं, जैसे बन रहे हैं। जी, क्योंकि मेरे को 2-3 चीज चल रही है। वो एरोली वालों के साथ में मीटिंग अभी इसके बाद में बोल रहे हैं करने के लिए, इसके पहले हो चुकी है। काफी मतलब बिजी चल रहा है, और मेरा खुद का अपना वो वक्तव्य तो अभी सोचा भी नहीं है जी। और 2 टाइम की स्वाध्याय है, और कल जो है बच्चों की क्लास का भी है, तो चल रहा है। मैं कर दूंगा आपको, आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। लक्ष्मी जी ने भी एक्शन आइटम दे रखा है मंगलाचरण का, आपने भी दे दिया है, तो बहुत एक्शन आइटम बहुत है। आई विल ट्राई टू फिनिश इन टाइम, ठीक है। जी जी बिल्कुल। कल हमारा टाइम पर होगा होंगे तो मेरा कैसा रहा? ठीक है ना, चल जाएगा? हाँ, आपको समय की निर्बाध और विषय की स्पष्टीकरण से अच्छा लगा मुझे, कोई मतलब नहीं है, सबका अच्छा है। मतलब कोई अच्छा, सभी का अच्छा है, मतलब किसी का भी कोई नहीं है। जिन्होंने बोला सबका है, सिर्फ समय के हिसाब से देखना है, विषय के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, बोलने के हिसाब से सब टॉप पर है। अगर सबका समय नोट करना है आपको, और फिर देखना है कि कहाँ पर किसको क्या कम करना है। मतलब अपने को सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करना है। विषय सबका परफेक्ट है, बोलने की स्टाइल सबकी अच्छी है। मतलब काल परावर्तन का बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छा बताया। अब उसको समय के हिसाब से देखना है कि कितना उसको कर सकते हैं। वैभव जी, आज की रिकॉर्डिंग ग्रुप पे दे देना, फिर एक बार और सुन के समझ में आएगा कि अपने में क्या गलतियां हुई है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रिकॉर्डिंग अभी सेव करके ग्रुप में डाल देता हूँ रात को। हाँ, मतलब एक बार और सुनेंगे तो समझ में आएगा कि अपन कहीं गलत तो नहीं। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर हम पंडित जी साहब यहीं पे विराम लेते हैं, और कल यही टाइम रहेगा हमारा 9 बजे का। ठीक है जी, कल 9 बजे का। हाँ, 9:15 रखना, क्योंकि मैं 9:15 होगा, आप चालू कर सकते हो। 8:30 से 9:15 तक मेरी बच्चों की क्लास है। जी जी। लेट, आपको लेट हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, चलेगा पंडित साहब, मेरे को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आप जल्दी कर सकते हैं, 7 से 8 भी कर सकते हैं, आपको जल्दी हो जाए। कल शाम का स्वाध्याय नहीं है, तो 8 बजे पहले भी 7 से 8 भी कर सकते हैं। क्या देना है? लेकिन 7 से 8 में 1 घंटे में पूरा होगा नहीं, हमको कम से कम 1.5-पौने 2 घंटा फिर भी लग जाएंगे। तो करना, आप 9 बजे चालू करना। मैं बच्चों की क्लास समाप्त करके 9:05, 9:10 तक चालू करना कोशिश करूंगा मैं। जी बिल्कुल, वैसा कर लेते हैं। तब तक आप लोग चालू कर दीजिएगा। मेरे को 5-10 मिनट लेट हो सकता है, क्योंकि मेरी क्लास होती है 8:30 से 9:15 तक। मैं उसको 5-10 मिनट जल्दी कर दूंगा, क्योंकि क्या होता है उसके बाद में हमारा ऑनलाइन उनका बच्चों का टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट जो है पंकज भाई कराते, तो वो कराते रहेंगे, और मैं वहां से लॉग आउट कर लूंगा। जी, इस तरह से लास्ट के 10 मिनट बचा के मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, तो समय में रखिए, 9 से रखिए आप लोग, ताकि लेट 9 से जो है। और अपने को विषय से ज्यादा समय को देखने का है, क्योंकि अभी जितना समय लगा वो आप नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि अगर वो अपने को 7:30 से 8 का समय किसी का लेक्चर कराते जैसे बात कर रहे हैं, तो फिर अपने को 1-1.5 घंटा ही मिलेगा। और अभी इसमें काफी चीज बाकी है, अपन बोलेंगे तो समय काफी जाएगा, तो अपने को समय तो अवश्य कम करना पड़ेगा। इसीलिए मेरी विनती है, बाकी कुछ नहीं है। जितना छोटा से छोटा बोल सके उतना अच्छा है। मतलब आपके पास में केवल 2 या 3 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आप जो लिखे 2 या 3 पेज में ही आपको विषय को समाहित करना है।
अभी मैंने भाव, दीप्ति जी आप टेंशन मत लीजिए, आपका तो एक्सेप्शनल केस हो गया, ठीक है ना। आपको तो जो बोलना है वो विषय ऐसा है, देखेंगे उसको कैसे कम करना, लेकिन वो काफी अच्छा बोला है। कौन सी स्थिति बोलनी है किसी ने? पंडित साहब, ये निर्माणी स्तुति कौन सी बोलनी पड़ेगी? जिन्होंने स्तुति आप रोज इतने कोई भी अच्छी नहीं बोल लीजिए। आज मधु जी ने नहीं बोली थी, बहुत अच्छी बोली थी वीर हिमाचल, ऐसे बहुत सारी स्तुति है, उसमें निकाल लीजिए आप, है ना। ठीक है, बहुत अच्छी स्थितियां एक से एक अपन बोलते ये बोलने नहीं है। सांची तो वितरागवाणी, सांची तो वितरागवाणी, यहाँ तक ठीक है, अच्छी, बहुत बढ़िया है, बढ़िया एकदम। नहीं तो पंडित जी समय तो वही 7:30 से 8:45 तक ही मिलेगा ना अपने को। पंडित जी उस दिन 26 तारीख को टाइम क्या रहेगा? टाइम का 7:30 8:15 के बाद में होगा।